रात वजीर आजम पाकिस्तान, क्योंकि ये वो वजीर आजम इंक्रीज टीवी से नहीं पता चलता, जो सुबह उठकर ये नहीं कहता कि आज डॉलर की प्राइस क्या है तो मुझे सुबह उठकर टीवी से पता चली। ये वजीर आजम दिन रात को सोता नहीं है और आज पाकिस्तान की आवाम जिस मुश्किल से गुजर रही है उसका सदेबाप करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। और कल ये फैसला किया है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा तमाम गैर जरूरी लग्जरी आइटम्स को बैन किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और एक तफसील उसकी लिस्ट है जो मैं अभी आप लोगों को दे भी दूंगी और मैं भी अनाउंस भी करूंगी। तमाम वो आइटम्स जो आम आवाम के इस्तेमाल में नहीं है बल्कि वो लग्जरी आइटम्स हैं, वो नॉन एसेंशियल जिनको गैर जरूरी आइटम्स कहा जाता है, उसकी इंपोर्ट पर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। और इसके अंदर फूड आइटम्स हैं, इसके अंदर तजीनो आराइश की तमाम चीजें मौजूद हैं, इसके अंदर तमाम इंपोर्टेड गाड़ियां बैन कर दी गई हैं। आज मुल्क एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। मुल्क के अंदर 4 साल जो माशी तबाही और दहशत गर्दी की गई, उसके लिए ये तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं कि मुल्क के अंदर से जो मुल्क के अपने रिसोर्सेज हैं और मुल्क के अंदर आने वाली जो इंपोर्ट है, जो गैर जरूरी है, जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, उनको मुकम्मल तौर पर बैन किया गया है। और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है मुल्क के अंदर और इस वक्त पाकिस्तानियों को कुर्बानी देनी पड़ेगी एक इकोनॉमिक प्लान के तहत। और ये तमाम चीजें 2 महीने के लिए जो इसका फौरी फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और सालाना ये तमाम चीजें बैन करने के साथ साथ सालाना जो इसका इम्पैक्ट है दीगर इक़दामात करने के बाद वो $6 बिलियन सालाना इम्पैक्ट होता है। और एक और बात भी मैं बताती चलूं कि जो अव्वलीन तरजीह इस वक्त है वो हमारा इंपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। और इससे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो लोकल इंडस्ट्री, लोकल प्रोड्यूसर्स, लोकल लेवल के ऊपर जो मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है, ये डायरेक्ट उसको फायदा होगा। जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो लोकली जो प्रोड्यूस होते हैं उसके उनके इस्तेमाल में इजाफा होगा। लोकल इंडस्ट्री जो है उसको तरक्की मिलेगी। मुल्क के अंदर लोकली इस इंडस्ट्री के इंक्रीज होने से जो रोजगार है, जो 60 लाख लोग 4 साल में बेरोजगार कर दिए गए और जो तमाम इंपोर्टेड काबीना, तर्जुमान, मुशीर जिनको यहाँ नौकरियां दी गई जो इस वक्त तक एक्सपोर्ट हो चुके हैं, जिनकी शक्लें भी नजर नहीं आती, तो मुल्क के अंदर लोकल इंडस्ट्री को फरोग देकर मुल्क के अंदर रोजगार का इंतजाम इस इकोनॉमिक प्लान के जरिए किया जा रहा है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है कि और ये डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर होगा। और जो मुल्क के इस वक्त मैंने जैसे पहले कहा कि 4 साल में जितना कर्जा लिया गया, आज जो शख्स कंटेनर पर चढ़ा हुआ है और एक मुल्क के अंदर एक ईंट नहीं लगाई गई, मुल्क का कर्जा 25,000 से 43,000 अरब कर दिया गया। तो इस इकदाम से ना सिर्फ डॉलर प्राइस में स्टेबिलिटी आएगी फॉरेन रिजर्व्स में, बल्कि इसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट और मुल्क का जो इन्हिसार है कर्जों के ऊपर वो भी कम होगा। और इसके साथ साथ ये भी कि जो मैंने आपको उसमें बताया कि जो मकामी सनत है उसमें इजाफा होगा और इसके अंदर बड़ी गाड़ियां मुकम्मल तौर पर बैन की जा रही हैं। मोबाइल फोन्स मुकम्मल तौर पर इंपोर्टेड बैन किए जा रहे हैं। होम अप्लायंसेस मुकम्मल तौर पर इंपोर्टेड बैन कर दी गई हैं। ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। क्रॉकरी की तमाम आइटम्स बैन कर दी गई हैं और प्राइवेट वेपन्स जो है इंपोर्टेड वो बंद कर दिए गए हैं। शूज जो है वो भी कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। जो शैंडलियर्स और लाइटनिंग के इक्विपमेंट्स हैं मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। डेकोरेशन पीसेस जो फूड आइटम्स में सॉसेस हैं, फ्रोजन मीट है, फ्रूट्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं।
सैनिटरी वेयर मुकम्मल तौर पर बंद, जो डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स हैं मुकम्मल तौर पर इंपोर्ट जो है उसकी बंद कर दी गई है। फिश एंड फ्रोजन फूड, फिश जो है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कार्पेट्स जो है मुकम्मल तौर पर, प्रिजर्व्ड और फ्रूट आइटम्स भी मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। टिश्यू पेपर्स भी मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। फर्नीचर और जितना ये मेकअप और शैम्पूज का आइटम है इंपोर्टेड, उसके ऊपर भी मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। गाड़ियों का और मोबाइल फोन्स का मैंने पहले बता दिया। कन्फेक्शनरी, जितनी कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में इंपोर्टेड चीजें इस्तेमाल होती हैं मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। लग्जरी मैट्रेसेस और स्लीपिंग बैग्स पे मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। फ्रूट आइटम्स में जैम्स और जेलीज भी इंक्लूडेड हैं। बाथरूम वेयर, टॉयलेटरीज, हीटर, ब्लोअर, सनग्लासेस, किचन वेयर, एरिएटेड वाटर, फ्रोजन मीट, जूसेस, पास्ताज, आइसक्रीम, सिगरेट्स, शेविंग गुड्स, लग्जरी लेदर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सैलॉन आइटम्स, चॉकलेट्स, तमाम चीजों के ऊपर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। इसलिए मैं ये आइटम्स भी आपको मैं दे दूंगी। और ये हंगामी बुनियादों के ऊपर हुकूमत ने इन आइटम्स को इस इकोनॉमिक इमरजेंसी जो कि इन नलायकों ने, नाअहलों ने, मुल्क के अंदर एक करप्ट टोला, कार्टल्स और माफिया जो एक खास तबके को फायदा पहुंचाने के लिए मुल्क के अंदर मुसल्लत था, ये उनकी जो अमालनामा है और जो माशी दहशतगर्दी मुल्क के अंदर की गई है, जो जिसको यही नहीं पता होता था कि मुल्क की इकोनॉमिक की जो पॉलिसी है और मईशत है वो किस सिमत जा रही है। ये है वो इकदामात, ये है वो इकदामात और फिस्कल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक प्लान का ये वो हिस्सा है जो अभी फाइनल होकर आपके सामने पेश करी। और इस तरह के बहुत से आज एक मीटिंग हो रही है जिसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन और जो पेट्रोलियम की प्राइस है और ये जो इंटरनली जो फिक्सेस हैं वो हम किस तरह, जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं वो उसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरह हम इंटरनल फिस्कल मैनेजमेंट के जरिए कम कर सकते हैं, ये इकदामात जो हैं वो उसका हिस्सा है। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको अभी बताने लगी हूं कि आज सुबह दोपहर शाम वो टोला जो मुल्क के ऊपर 4 साल मुसल्लत रहा, इमरान खान साहब की 4 साल हुकूमत वफाक में और 9 साल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें 9 साल एहतसाब कमीशन को ताला, तमाम नैब के जो केसेस थे उनको ताला, किसी भी ऐसी अकाउंटेबिलिटी में जिसमें इमरान खान साहब का नाम आता था, जो आज भी खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर केस को ताला और BRT पेशावर को ताला, बिलियन ट्री सुनामी के केस को ताला। और ये वो हुकूमत है जो 4 साल मुसल्लत रही। आज कहती है महंगाई क्यों हुई, तो इमरान खान साहब 2.3% से 16% महंगाई आपने की। मुल्क के अंदर तारीखी कर्जा आपने लिया, मुल्क के अंदर माशी दहशतगर्दी आपने की, पेट्रोलियम की प्राइस अदम एतमाद की कामयाबी के डर से अपने बदबूदार सियासी मोटिव्स के लिए अनफंडेड सब्सिडी दी और मुल्क की मईशत के साथ आपने खिलवाड़ किया। आपने मुल्क के अंदर माशी मईशत के साथ वो खेल खेला और आपने ये समझा कि आइंदा आने वाली जो हुकूमत है उसके लिए मैं जाल बिछा कर जा रहा हूं। उस IMF के मुआहदे पे आपने साइन किया, आपने IMF के मुआहदे पर साइन किया और उस IMF की शराइत वो शराइत हैं जिनसे हम निकल नहीं सकते एक, और उन शराइत के बावजूद हम दिन रात, बहुत आसान है कि वो बोझ इन नलायकों और नाअहलों का बोझ, इन साजिशियों का बोझ पाकिस्तान की आवाम पर डाल दिया जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों का ये मैनिफेस्टो और ये मकसद कभी रहा ही नहीं है। हमने मुल्क के अंदर हमेशा महंगाई की जो सतह है उसको तारीख की कम तरीन सतह पर हम लेकर आए। CPEC के जरिए हमने पाकिस्तान की आवाम को रोजगार दिया और रोज जिस दिन कोई तारीफ में कमी आती थी तो वजीर खजाना बदल दिया जाता था। जब फराह गोगी के पास पैसों की कम बोरी आती थी तो पंजाब के अंदर तकरीरी और जो ट्रांसफर है उसको कर दिया जाता था। मुल्क के अंदर कोई मंसूबा बंदी नहीं थी। मुल्क के वजीर आजम को यह पता ही नहीं होता था और वो रोज ये कहता था कि मैं टमाटर, आलू और चीनी की कीमत को ठीक करने और सस्ता करने मुल्क में नहीं आया हूं। मुल्क के अंदर 5 साल मुस्लिम लीग नून ने 52 रुपए चीनी की कीमत रखी,
इन्होंने चीनी को एक्सपोर्ट किया, फिर उसको इंपोर्ट किया और चीनी की कीमत 120 रुपए किलो तक गई और 1 किलो चीनी के लिए लोगों ने, खवातीन ने रमजान में कतारों में खड़े होकर किलो चीनी ली। इनको इतनी शर्म नहीं आती? क्या ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम ये बातें भूल चुकी है? और इलेक्शन 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 कराना, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन वो कराएंगे जो मुल्क को और अवाम को रिलीफ देना जानते हैं। ये फैसला हमारा है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कब होंगे। तो इसलिए आप रोएं, चीखें या पीटें, अगर आपने इलेक्शन कराना होता तो आप अदम एतमाद से पहले इलेक्शन करा देते। अगर मकसद इलेक्शन कराना होता तो आप असेंबलीज को डिसॉल्व कर देते। लेकिन क्योंकि आपको पता था या ख्याल था कि आप इत्तेहादियों के पांव पड़ेंगे, और जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था आपके मुताबिक, जब आप उसके पांव पड़ेंगे और जब आप इत्तेहादियों के पांव पड़ेंगे तो इत्तेहादी आपके साथ रहेंगे, तो आप उस इक्तदार के साथ चिमटे रहे। सुबह दोपहर शाम अदालतों को धमकियां देते रहे। आपने अदालतों को कहा कि रात को क्यों खुली? अदालतें रात को आइन शिकन के खिलाफ खुली। अदालतें रात को आइन पर हमला करते हुए शख्स के खिलाफ खुली। पार्लियामान के ऊपर हमला करने के खिलाफ खुली। और आज सुप्रीम, पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते सुप्रीम कोर्ट को धमकी दो और उसके बाद जब आपके हक में फैसले आए तो वो सब ठीक है, लेकिन जब फैसला कोई ऐसा आए जो चंद घंटों के लिए आपकी खुशियां मनाने के लिए काफी हो, तो आप इस तरह की बात करें। इमरान खान साहब, पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि अगर किसी के पास माशी प्लान है, पाकिस्तान की आवाम ये जानती है अगर पाकिस्तान की आवाम को कोई बेरोजगारी से, महंगाई से और पाकिस्तान की आवाम को इस माशी तकलीफ से निकाल सकता है तो वो मौजूदा हुकूमत है। और ये आज का जो मैं इकदाम आपको बताया है, ये दिन रात बैठकर वजीर आजम पाकिस्तान ने, जो आपकी तरह जिसको डॉलर का इंक्रीज टीवी से पता नहीं चलता, वो रोज आटे की कीमत को देख कर सोता है, वो रोज चीनी की कीमत को देख कर सोता है, वो रोज देखता है कि आटा कहीं होर्डिंग तो नहीं हो रहा, पेट्रोल कहीं होर्डिंग नहीं हो रहा, डीजल कहीं होर्डिंग नहीं हो रहा, चीनी कहीं होर्ड नहीं हो रही कि पाकिस्तान की आवाम को तकलीफ हो। वो आपकी तरह आलू, प्याज, टमाटर, चीनी, घी, आटे की कीमत को सस्ते करने, आप जिस तरह कहते हैं मैं नहीं करने आया, ये वजीर आजम, अवामी वजीर आजम, पाकिस्तान का मुंतखब वजीर आजम इन तमाम चीजों को सस्ता करने आया है। और यही फर्क है आप में और इस वजीर आजम में। बहुत आसान फैसले होते हैं महंगाई करने के, लेकिन दिन रात मेहनत करनी पड़ती है चीजों को सस्ता करने के लिए। 4 साल चीनी की कीमत आपने अपने कार्टल्स और माफियाज के जरिए, जब 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छोड़ के गए तो आटा भी एक्सपोर्ट हो रहा था, चीनी भी एक्सपोर्ट हो रही थी। आज आपकी वजह से चीनी भी इंपोर्ट हो रही है और एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट हो रही है। ये आपकी कारकर्दगी है। आप जितना मर्जी डांस करें, आप जितना मर्जी धमाल डालें, आप जितना मर्जी शोर करें, पाकिस्तान की आवाम ये जानती है आपका मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना, आपका मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना, आपका मकसद 4 साल मुल्क में, आप 4 साल पहले भी कंटेनर पर चढ़े रहे जहां आपने सिविल नाफरमानी की कॉलें दी, बिल जलाए, पुलिस वालों के सर फाड़े। 4 साल हुकूमत में रहकर भी आपने आईनी अदारों को इस्तेमाल करके, आपने रियासती अदारों को इस्तेमाल करके ऑपोजिशन के ऊपर आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और उनको जेलों में डाला, मीडिया को जेलों में डाला। और अब भी आप चाहते हैं मुल्क के अंदर अनारकी हो। ये तमाशे करने से, ये धमाल डालने से, ये झूठ बोलने से, सुबह दोपहर शाम आज भी अदारों के ऊपर हमला आवर आप हैं। और सुबह दोपहर शाम आप लोगों को चोर कहकर अपनी चोरी से नजर नहीं हटा सकते, आप अपनी नालायकी, नाअहली से नजर नहीं हटा सकते, आप अपनी फ्रंट मैन फरा गोगी और शहजाद अकबर की चोरी और डाके से नजर नहीं हटा सकते, आप तोशा खाना की चोरी से नजर नहीं हटवा सकते। आप मुल्क के अंदर इस वक्त माशी तबाही,
मुल्क के अंदर इस वक्त महंगाई, मुल्क के अंदर इस वक्त बेरोजगारी, मुल्क के इस वक्त कर्जे का बोझ, ये आपका दिया हुआ तोहफा है पाकिस्तान की आवाम को, जिसका गंध हम दिन रात सुबह दोपहर शाम साफ कर रहे हैं। मुल्क के अंदर आपने 4 साल हुकूमत में रहते हुए उस कुर्सी पर बैठकर जिसपे इक्तदार को चिमटे रहने का शौक आपके ऊपर था, आपने जब देखा कि अदम एतमाद कामयाब हो रही है तो आपने कहा मैं असेंबली डिसॉल्व करता हूं। क्यों? 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के कहा आइन शिकनी हुई है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, आपने डिप्टी स्पीकर के तहत वो वायलेशन कराई है। तो ये बातें करने से ये जो अमालनामा है ये पाकिस्तान की आवाम के सामने वो खुली हकीकत है जिसको आज हम फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सलाहियत भी है, हमारे पास वो नीयत भी है और हम वो कैपेसिटी और एक्सपीरियंस भी रखते हैं। अगर किसी के पास है तो वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के पास। और ये आज एक इकदाम जो इम्पोर्टेड आइटम्स को बैन करने का आपके सामने रखा है, ये वो तमाम इकदामात हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत स्टेबल हो, जिससे इनका डॉलर 179 और 193 पर जो इस शख्स ने पहुंचाया जो आज डॉलर की प्राइस इंक्रीज के ऊपर भाषण देता है, ये इन्होंने ये हरकतें की हैं। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूं कि पाकिस्तान की आवाम इनके झूठ सुन 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 कर थक गई है, लेकिन ये शख्स झूठ बोलते हुए थकता नहीं है, क्योंकि अपने पास अपनी कारकर्दगी को बताने के लिए एक मिसाल भी नहीं है। 1 करोड़ नौकरी में से 1 नौकरी भी आपके पास बताने को नहीं है कि मैंने पाकिस्तान की आवाम को दी। हाँ, 60 लाख लोगों को बेरोजगार करने की कहानी जरूर मौजूद है। 50 लाख घरों को 500% दवाइयां महंगी की इन शख्स ने, और आज कहते हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई हो रही है। और आखिर में मैं एक बात बताती चलूं कि बिल्कुल इलेक्शन जब ये मुसल्लत था टोला और अदम एतमाद के जरिए जो आई, और मैं ये जो प्रोपोगेंडा है ना, ये जो बातें करते हैं, एक वोट वफाक में मुनहरिफ अराकीन जो कि पीटीआई का मेंबर है, ये हुकूमत उनका वोट लेकर हुकूमत नहीं बनी। ये हुकूमत अपोजिशन और इत्तेहादी जो हमारे हैं ये उनको लेकर बनी है, और ये मुंतखब हुकूमत है, ये आईनी हुकूमत है, ये आइन के जरिए अदम एतमाद के जरिए बनी है, और इसी एतमाद के ऊपर हम पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। हम वो बोझ जो इस इक्तदार से चिमटे रहने वाले शख्स की जहनियत है, जो अपने इक्तदार से हटने के बाद कभी मुल्क के खिलाफ साजिश करता है, कभी वो खत लहराता है जो खत्म हो गया, इनको खुद समझ आ गई अब वो खत नहीं लहराया जाता, किसी जलसे में कोई खत नहीं लहराया जाता, क्योंकि वो मजाक और तमस्खर इनका उड़ा है और पाकिस्तान की आवाम ये जान चुकी है कि उस खत की हकीकत क्या थी। लेकिन इक्तदार के हवस में 4 साल इस इक्तदार की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स आज सवाल करता है। इलेक्शन कराने का फैसला हुकूमत का, इत्तेहादियों का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। तुम्हारे पास उस फैसले का हक अदम एतमाद से पहले था इमरान खान साहब। अगर आपने इलेक्शन कराने थे तो वो कंटेनर पर चढ़कर नहीं कराए जाते, वो गालियां देकर नहीं कराए जाते, वो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर आपके पास आईनी हक मौजूद था, लेकिन उस वक्त आपको इक्तदार की हवस थी, और आज फिर उस इक्तदार की हवस में ये इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। वो फैसला इलेक्शन का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा, इत्तेहादियों का होगा, और जब दिल करेगा तब इलेक्शन कराएंगे। इसलिए ये गर्दान भी बंद करें, ये तमाशे भी बंद करें, ये धमाल भी बंद करें। और आज मैं देख रही थी वो खैमे जो खैमे लगाने का मजाक यहाँ किया था, जो लंगर खाने आकर हमने स्ट्रीमलाइन की और पहले कहा वो लंगर खाने बंद हो रहे हैं, अब जी वो खैमे लगाए जा रहे हैं जहां इमरान खान साहब वर्जिश करेंगे। आपको याद है वो धरने में बाहर निकलने का टाइम था तो बनी गाला के अंदर वर्जिश हो रही थी। ये वही तमाशा रिप्ले हो रहा है, इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान की आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पाकिस्तान की आवाम ये पूछती है कि 4 साल तुम्हें दिए थे, इक्तदार की कुर्सी पर आप बैठे थे, इख्तियारात आपके पास थे, उस इख्तियारात को इस्तेमाल करके आपने सिर्फ सियासी मुखालफीन को झूठे इल्जामात पर जेलों में डाला। वो इख्तियारात इस्तेमाल करके आप इलेक्शन भी करा सकते थे, वो इख्तियारात इस्तेमाल करके आप महंगाई भी कम कर सकते थे, बेरोजगारी भी कम कर सकते थे, आटा चीनी बिजली गैस दवाई भी कम कर सकते थे, डॉलर की कीमत भी कम कर सकते थे, लेकिन ना सलाहियत थी
और नीयत सिर्फ कार्टल्स और माफिया की जेबें भरनी थी, क्योंकि उन्होंने आपकी फंडिंग करनी थी। आज आप जो जलसे करा रहे हैं वो वही फंडिंग है जो अवाम की जेबों से पैसा निकलकर उन कार्टल्स और माफिया की फंडिंग में गया जो आपके जलसे करा रहे हैं। ये चीजें पाकिस्तान की अवाम जानती है। उस्मान खान समा से मैडम, बड़ा ही अजीब सूरत हाल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस बात पर नोटिस लिया जाता है कि वफाकी हुकूमत इदारों में तबादलों और तकर्रियों पर अपना इख्तियार क्यों इस्तेमाल कर रही है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होगा, क्या उस को चैलेंज किया जाएगा? और दूसरा, आप कह रही हैं कि वफाकी हुकूमत में किसी मुनारिफ हुक्म ने वोट नहीं दिया, तो क्या पंजाब हुकूमत में मुनारिफ सरकार ने वोट दिया था, अदालती फैसले से मुतासिर हो सकती है पंजाब? देखिए, दो बातें आपने की। एक तो नैब के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बात की, और जो बात आप कर रहे हैं, नैब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं। फाजिल जजेस ने एंड ऑनरेबल जजेस ने ये फैसले खुद दिए हैं कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। नैब को की जितनी कार्रवाई है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। साद रफीक साहब के केस का ये फैसला मौजूद है, और उसके अंदर ये वाज़िया तौर पर कहा गया है कि सियासी मोटिव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है नैब को। और जो नैब के अंदर नैब गर्दी की जाती है वो हमने 4 साल देखा कि वजीर ऐलान करते थे और अगले दिन नैब उनको गिरफ्तार करता था जिनके बारे में ऐलानात होते थे। तो नैब न्याजी गठजोड़ इमरान खान साहब का ज़ैली अदारा था, और इसके बारे में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले मौजूद हैं कि ये किस तरह इस्तेमाल किया जाता रहा। और उसके ऊपर ये भी कहा गया कि उस पर कानून साजी भी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में गालिबन पिछली हुकूमत ने 6 ऑर्डिनेंस नैब अमेंडमेंट के निकाले, और जो आखिरी ऑर्डिनेंस है वो भी 2 जून को गालिबन ख़त्म हो रहा है, जिसमें जो मौजूदा चेयरमैन नैब है उनकी जो एक्सटेंशन है वो ख़त्म हो रही है, जो मुद्दत है जिसमें इनकी तौसी दी गई थी। और ये तमाम फैसले जो हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर भी मौजूद है हमारे ही केसेस में, क्योंकि ये नैब तक तो पकड़ लेते थे, फिर रेफरेंसेस कभी 56, कभी 90, कभी 60, कभी 20 रेफरेंसेस भी जमा कराते थे, और फिर वो केसेस जो नैब के अंदर चल रहे थे वो FIA ने ले लिए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि जो केसेस नैब के अंदर रेफरेंसेस मौजूद हैं और केसेस अंडर ट्रायल हैं वो नैब ने ले लिए, क्योंकि देखा कि वहां मीडिया ट्रायल खत्म हो गया है, क्योंकि नैब के अंदर तमाम बेलें हो चुकी हैं, तो वो और NCA का फैसला भी आ चुका है। तो दूसरी तरफ FIA से कार्रवाई शुरू। और आपको पता है बशीर मेमन साहब का जो इंटरव्यू है वो आपके सामने है कि किस तरह अदारों को इस्तेमाल करके, उनके जो सरबराहान थे उनको इस्तेमाल करके और उन पर प्रेशर डाल के सियासी मुखालफिन के खिलाफ ये केसेस बनाए गए। तो इस पे हमारी कानूनी टीम जो है इस वक्त मुशावरत कर रही है और इस वक्त भी जारी है। तो उस जो भी अभी नोटिस किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, इंशाल्लाह अपना मौक़िफ़ भी पेश करेंगे, और जो एग्जीक्यूटिव की कार्रवाई है उसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे हम पेश करेंगे। मैडम, जब भी कभी लग्जरी आइटम पर पाबंदी लगती है तो स्मगलिंग में इजाफा हो जाता है। आप दोबारा से अगर आप पाबंदी लगाते हैं तो स्मगलिंग में इजाफा होगा, जो लोकल प्रोडक्ट है वो भी महंगी हो जाएगी। इसकी रोकथाम के लिए आपने क्या किया? दूसरा, एक तबका जो है वो इम्पोर्टेड जो मेकअप इस्तेमाल करता था, क्या आप समझते हैं कि उससे वो नाराज हो जाएगा? एक बड़ा तबका जो है वो ये चीज़ें इस्तेमाल करता है। देखें, एक तो बिल्कुल वाज़िया तौर पे डायरेक्शन हुकूमत ने और वज़ीर आज़म साहब ने ज़ाती तौर के ऊपर इसको मॉनिटरिंग में रखा है, और FPR और स्टेट बैंक को ये कहा है कि जो स्मगलिंग है, बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि एक तो स्मगलिंग भी ज़्यादा होगी, और जो मौजूदा आ चुकी हैं या LCs खुल चुकी हैं, जो वो इम्पोर्टेड आइटम्स आएंगी उनकी प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। तो इसके ऊपर मुकम्मल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को इस वक्त वज़ा कर दिया गया है, और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस वक्त मुल्क एक नालायकों और नाअहलों और चोर और करप्ट टोले की कारकर्दगी और अमाल नामे की वजह से एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। ये तमाम इक़दामात पाकिस्तान की आवाम को, बिलखसूस उस तबके को जो ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रहा है, उसको रिलीफ देने के लिए लिया गया है। लेकिन इसको कोई भी अगर एक्सप्लॉइट करेगा उसके खिलाफ सजा भी है, और बहुत सख्त इसके ऊपर इस वक्त विजिलेंस कर दी गई है। इसलिए इससे बाज रहना चाहिए, और आप लोग भी जो इस वक्त इसमें कोई भी जिनकी LCs खुल भी गई हैं और जो अभी मौजूद है, मेरे ख्याल में आप भी कौमी ये फरीजा है आपका, वो लोग सब के वो इसमें अपना हिस्सा डालें, और ज्यादा से ज्यादा रिलीफ जो है वो पाकिस्तान की अवाम को देना चाहिए। दूसरा आपने सवाल किया मेकअप, बिल्कुल जी, तमाम जो लोकल इंडस्ट्री है वो बड़ी पाकिस्तान की मेकअप इंडस्ट्री इवॉल्व की है पिछले 5-6 साल, और बहुत से आप अगर देखें डिपार्टमेंटल स्टोर्स में लोकल चीज़ें मौजूद हैं, और वो इस्तेमाल के लिए
इंटरनेशनल मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके एट पार हैं, क्वालिटी में भी और इस्तेमाल में भी। तो मेरा ख्याल है ये इसमें सबको हिस्सा डालना चाहिए। मैडम एक तो ये बताइएगा कि आया शहबाज शरीफ साहब पर कोई इस्तीफे का दबाव है, जैसे बातें चल रही है। दूसरा शहबाज शरीफ साहब के खिताब की बात हो रही है कि आज या कल वो खिताब करेंगे। ये दो चीज़ें। एक मैडम ये बताइएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो फैसले आ रहे हैं मुसलसल 2-3 जैसे फैसले, इनके ऊपर अब क्योंकि कानून साजी जो है पार्लियामेंट का काम है, तो पार्लियामेंट कब कानून साजी करेगी ताकि जो पार्लियामेंट का काम है वो पार्लियामेंट ही करे, ना कि कोई और इदारा करे? देखें, पहले तो आजकल अगर शहबाज शरीफ साहब का सिर्फ एक ही मकसद है, उनकी सोच, उनकी फिक्र सिर्फ किस तरह पाकिस्तान की आवाम, और मैंने जैसे पहले कहा बिलखसूस उस तबके को जो बेरोजगारी का भी शिकार हुई है, 2 करोड़ लोग 4 साल में गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं, और वो तबका जो ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रहा है, उनको किस तरह रिलीफ देना है। और वही ये जो इस तरह के इक़दामात, एक पूरा प्लान जो मुरतब किया गया है, जिसकी अभी इस वक्त जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पेट्रोलियम के ऊपर भी किस तरह आपका इन्हिसार और कैसे आपका पेट्रोल बिल जो है उसको कम किया जाए, पेट्रोलियम आइटम्स का वो उस पर काम हो रहा है। किस तरह जो आपके इस वक्त एनर्जी के वो प्रोजेक्ट्स जो इनकी नलायकी और नाअहली की वजह से मुरम्मत नहीं हो सके, उनको कैसे जल्दी चलाया जाए कि जो आपके फ्यूल बिल उसके ऊपर कैसे करना है। और वो भी इस वक्त भी मीटिंग कर रहे हैं, और वो रात को 12 बजे तक सिर्फ ये हम लोग वर्किंग करते रहते हैं कि कहाँ से चीज़ों को फिस्कल मैनेजमेंट के जरिए कम करके जो बोझ है वो अवाम पर ना डाला जाए। तो इस वक्त बोझ सिर्फ शहबाज शरीफ पे पाकिस्तान की अवाम की तकालीफ है, पाकिस्तान की अवाम जिस नहज पर पहुंचा दी गई है, उनकी माशी हालत, सिर्फ बोझ उसका है। और इसी वजह से वो दिन रात उनको ना सिर्फ वो बोझ को समझते हुए उसको निकालने की कोशिश है, बल्कि आइंदा आने वाला तमाम जो इकोनॉमिक प्लान है हमारा, जिसका ये एक शुरुआत हो चुकी है, जिसकी मैंने आज अनाउंसमेंट की है, और वो उसके जो असरात हैं आप देखेंगे कि कितनी जल्द पाकिस्तान की आवाम उसको महसूस करना शुरू करेगी। अच्छा, खिताब की बात की थी, सॉरी, खिताब की बात बिल्कुल जल्द। ये जो मंसूबे मैंने आपको बताए, ये जो इकोनॉमिक प्लान मैंने आपको जिसकी मैंने शुरुआत जो हुई है वो आपको बताई है, इन्हीं चीज़ों का इंतज़ार था। और इंशाल्लाह एक बहुत ही मुफस्सिल और कौम से खिताब शहबाज शरीफ साहब एक या 2 दिन में इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि मोबाइल फोन इंपोर्ट हो रहे थे, उस पर गवर्नमेंट टैक्स अच्छा खासा टैक्स ले रही थी, अरबों रुपए का, तो वो टैक्स का क्या बनेगा जो गवर्नमेंट अरबों रुपए का टैक्स ले रही थी? दूसरी चीज़ ये कि मुकामी इंडस्ट्री की क्या आपने ये जायजा लिया है कि मुकामी इंडस्ट्री काबिल है कि ये जितनी ज़रूरियात है उसको पूरा कर सकती है? देखें, पहली बात तो जो हमारे पास एक ऑप्शन थी कि हम ड्यूटी बढ़ा दें, लेकिन उससे आपका जो फॉरेन रिजर्व है उसके ऊपर उसकी कम वो आता, और इम्पोर्ट बिल जो है वो इंक्रीज होता रहता। तो अभी हमने ये जो एक मुद्दत के लिए मेजर्स लिए हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हम जो चाहते हैं कि एक तो रिलीफ मिले महंगाई के अंदर, और लोकल इंडस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लोकल इंडस्ट्री है उसको कैसे ताकतवर किया जाए। जो लोकली इंडस्ट्री जब फरोग हासिल होगा, जब वो बढ़ती है, तो डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट रोजगार पे आता है। तो अभी मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए सारा फोकस इस चीज़ के ऊपर है, और जितना हमारा इन्हिसार बहैसियत कौम भी इम्पोर्टेड आइटम्स पर होगा, जैसे कि हमने इन्हिसार इम्पोर्टेड मुशीरान पे कम कर दिया इस हुकूमत ने, पिछली हुकूमत की तरह हमारे इम्पोर्टेड मुशीरान, एडवाइजर्स, काबीना, कार्टल्स, माफिया जिनको मुसल्लत करके मुल्क को जो हाल किया गया, तो इसी तरह हम वो अशिया भी जो इम्पोर्टेड हैं जिनके ऊपर इन्हिसार बहैसियत कौम हमारा कम होना चाहिए, लोकली हम चीज़ों को कंज्यूम करें, लोकली प्रोड्यूस हों, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह लोकल इंडस्ट्री भी पे असर पड़ेगा, महंगाई पे असर पड़ेगा, और पाकिस्तान आम आदमी की जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। मैडम ये बताइएगा कि जो हुकूमत के खात्मे की डेडलाइंस भी जा रही हैं अपोजिशन की जानब से, कोई कह रहा है 2 हफ्ते में गई, कोई कह रहा है 1 महीने में गई, तो एक तो इस हवाले से क्लियर कर दें कि कोई ऐसा चांसेस है कि हुकूमत को असम्बली ना तोड़ के इलेक्शन की तरफ जाए। और दूसरा, प्री शेख के पाकिस्तान आने को भी रंग दिया गया कि शायद कोई निगरान हुकूमत बनने जा रही है, और मौजूदा हुकूमत की जो है वो ये खत्म हो गया, असम्बली नए इलेक्शन की तरफ जाएगी। इस हवाले से अभी मौसूफ मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देती हूँ, लेकिन झूठ क्योंकि मिनट बर मिनट बोला जा रहा है तो उसका जवाब हर मिनट देना बड़ा ज़रूरी है
क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को ये अब क्या जी, आपने देखा होगा उस दिन सियालकोट में जो हुआ मसीह बरादरी के साथ और बड़के मारी गई। मैं आ रहा हूं सियालकोट, आपको कौन मना कर रहा है कि आप ना जाएं? अभी भी मार्च से पहले मुल्तान में कल जलसा होगा, किसी ने रोकने की कोई, आपको कौन रोक रहा है? मैंने पहले कहा था जितना बोलेंगे, ये 4 साल जितना बोले हमें फायदा हुआ, अवाम को इनकी असलियत का पता चला। अब भी आप जितना बोलते हैं इमरान खान साहब, उसका फायदा हमें होता है। लेकिन आप जो जो बोल रहे हैं उसकी ना आपने खुद उसके ऊपर अमल किया 4 साल। जो बोलकर सवाल आप 4 हफ्ते की हुकूमत से आए हुए पूछ रही हैं, आपके ऊपर अवाम मुंह चढ़ाकर आपसे वो सवाल पूछ रही है। आज अभी मैं बयान सुन रही हूं कि महंगाई के खिलाफ जलसा और मार्च होगा। ये वो लोग कह रहे हैं जिसने 2.3% की महंगाई गजाई, जो कि खुर्दोनोश की आइटम्स, जो कि खाने की चीजें थी, उसकी महंगाई को 16% पे कर दिया। कर्जे पे बात कर रहा है शख्स जिसने कर्जे को 25,000 से 43,000 अरब कर दिया। कश्मीर पे बात करें कि मेरे अलावा किसी ने कश्मीर पे बात नहीं की। कश्मीर फरोशी करने वाला शख्स, कश्मीर को श्रीनगर बनाकर वहां उठक बैठक करो तो कश्मीर आजाद हो जाएगा। कश्मीर को मोदी अगर जीत जाएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। वो आज सवाल कर रहा है कश्मीर पे। खारजा पॉलिसी का कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा शोबा नहीं जिसको खराब और तबाह ना किया हो जिस ताल्लुक को ममालिक के साथ। मईशत आपके सामने जिसका खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं और जिसको आवाम को निकालने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये वो शख्स बोल रहा है कि मैं आ रहा हूं, आप आए और ये तमाशे करके, ये झूठे बयानिए बनाकर, हर रोज बयानिया दफन होता है क्योंकि झूठा होता है। मदीना की रियासत बनाना था, अवाम को बेरोजगार किया, माशी दहशत गर्दी की, मुल्क में महंगाई की, बेरोजगारी की, रियासत मदीना के नाम के ऊपर। उसके बाद हुकूमत में रहकर झूठ बोले, सियासी मुखालफिन को जेलों में डालकर करप्शन के बयानिए पे, वो दफन हो गया। हाई कोर्ट्स के ऑर्डर आ गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए। उसके बाद अमर बिल मारूफ का सहारा लेने की कोशिश की, एक पाक नाम का सहारा लेने की कोशिश की, वो 2 दिन में बयानिया दफन हो गया क्योंकि झूठ बोल रहे थे। उसके बाद साजिशी खत का बयानिया लहराने की कोशिश की, वो खत जो 25 दिन भूला रहा। उन लोगों को जिन्होंने धमकी दी थी, बुलाकर एम्बेसडर के वहां एम्बेसी में वहां की नोट स्पीकर करवाते रहे, ये वो शख्स बोल रहा था, वो भी दफन हो गया। अब चोर चोर का बयानिया दोबारा आ गया है। आजादी चाहिए, मुल्क को आजादी 1947 में मिल गई थी इमरान खान साहब। मुल्क को आप जैसे झूठे नलायक टोले से आजादी चाहिए, आप जैसे साजिशी से आजादी चाहिए, आप जैसे गुमराह करने वाले से आजादी चाहिए। आपकी नलायकी, नाअहली और करप्शन से तो आजादी अल्लाह ताला के फजलो करम से पार्लियामान और आइन के जरिए हमने कराई है, लेकिन अब इंशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत से पाकिस्तान की आवाम आप जैसी झूठी और नाकाम सियासत से मुल्क को आजाद कराएगी। आखिरी सवाल और जो डेडलाइंस दी जा रही हैं हुकूमत के कानून के हवाले से, उसकी बात कौन डेडलाइंस दे रहा है? देखिए, मैंने पहले कह दिया, डेडलाइन देने का इख्तियार और इलेक्शन कराने का इख्तियार ये हमारे पास और हमारे इत्तेहादियों के पास है। जब हम चाहेंगे इलेक्शन होगा, जो डेडलाइन हम देंगे वो डेडलाइन होगी। मैंने पहले कहा ये तमाशे करने से ना इलेक्शन होगा, और आपके कहने से, क्योंकि आप ये इख्तियार खो बैठे हैं। जिस दिन आप अदम एतमाद हार चुके थे, उससे पहले तक बतौर वजीर आजम ना लायकी सही ना अहली सही, लेकिन उस कुर्सी का इख्तियार आपके पास था इलेक्शन कराने का। अब ये इख्तियार जब इलेक्शन कमीशन तैयार होगा, जब हुकूमत चाहेगी, जब इत्तेहादी चाहेंगे, उस वक्त ये इलेक्शन होगा। ये डेडलाइन देना भी बंद करें और ये रट लगाना भी बंद करें, क्योंकि इख्तियार आप खो बैठे हैं। अच्छा मैडम, एक तो आजकल इमरान खान साहब बताएंगे कि वो लेटर ले रहे हैं अमेरिका वाला, वो जरदारी साहब की बड़ी तारीफें कर रहे हैं। हर जो जज साहब वो करते हैं, पिछले 3-4 जल्सों से वो जरदारी साहब की सियासत को बड़ा एडमायर कर रहे हैं। उसके आप क्या कहिए? और दूसरा, पीटीए ने कुछ अकाउंट्स बंद किए हैं जिनमें 2 मेजर जनरल के फेक नाम से अकाउंट्स थे, जिनसे यह तासर दिया जा रहा है, पीटीए की तरफ से बताया गया है कि एक खास जो जमात है सियासी, उसको फौज सपोर्ट कर रही है। तो ये बात किया जा रहा है, तो ये जो प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इसके लिए वजारत क्या है? इसके लिए बहुत कैटेगोरिक वाजिया लाइन है, पॉलिसी लाइन में दे भी चुकी हूँ।
किसी अदारे के खिलाफ जो आइन के अंदर वज़ा कर दिया गया है, उनको प्रोटेक्शन है आइन की, उसके खिलाफ जो शख्स बोलेगा उसके ऊपर पेमरा को भी एक डायरेक्ट, क्योंकि पेमरा वजारत इत्तलात के उसमें नहीं आती डायरेक्शन में, ये आपको बात पता है, तो FIA को और पेमरा के अंदर मैंने देखे हैं 2-3 वार्निंग लेटर्स और नोटिस भी गए हैं कि अगर चैनल्स को, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंटली अब वर्क करता है, उसके ऊपर ना इमरान खान साहब ऑर्डर देते हैं जैसा कोई शख्स मौजूद नहीं है, और ना वो ऐसी कोई वजीर इत्तलात मौजूद है जो पेमरा को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफिन की आवाज़ बंदियाँ करे। तो लेकिन इसके ऊपर एक डायरेक्ट हुकूमत की पॉलिसी भी है और इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है किसी किस्म की कि अगर कोई आइनी अदारे को मलाइन करने की कोशिश करे। आप देखें तो आज इमरान खान साहब 4 साल बाद महंगाई के ऊपर भी जो गुफ्तगू कर रहे हैं, बेरोजगारी के ऊपर भी जो कर रहे हैं, माशी तबाही के ऊपर भी जो कर रहे हैं, जो सवालात कर रहे हैं 4 साल रहने के बाद 4 हफ्ते हुकूमत से, इसी तरह से आपको पता चलता है। और ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो ज़ेनी तवाज़न है, जो मैं 4 साल कहती रही हूँ कि वो उसका इलाज हम मुफ्त कराएंगे, आप एडमिट हों, तो ये बातें वो रोज़ बयानात बदलते हैं, रोज़ वो चीज़ें करते हैं, क्योंकि जरदारी साहब और इत्तेहादियों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मिलकर इनके साथ वो काम किया है अल्लाह ताला के फजलो करम से, आइन और वोट के जरिए, पार्लियामान के जरिए, कि इनको आज तक समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हुआ क्या है। इमरान खान अभी भी एक बड़े करीब से खिताब दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ और उस वक्त तक बैठा रहूंगा जब तक नई डेट नहीं देते इलेक्शंस की। देखें, ये इधर बैठे थे, कितने दिन बैठे थे? 126 दिन बैठे थे। इस्तीफा लेकर गए थे वजीर आजम का, लेकर गए थे, कह रहे थे मैं बैठा रहूंगा तो मैं जाऊंगा नहीं। तरह तमाशे करते रहे। आप 4 साल उस कुर्सी पर बैठ के भी वक्त जाया किया, आपने इस वक्त भी वक्त जाया कर रहे हैं। मैं आपको एक बात कह रही थी, पहले भी कहा था, ये अल्लाह ताला का काम होता है कि किसके मुकद्दर में पाकिस्तान की आवाम का रिलीफ लिखा होता है और किसके मुकद्दर में पाकिस्तान की आवाम की तकलीफ लिखी होती है। लेकिन मैं वाज़िया कर दूं कि गवर्नमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस है। जिस किस्म के बयानात ये दे रहे हैं कि खूनी मार्च होगा और ये खूनी मार्च होगा जो पता नहीं क्या कर देगा, रोज बयानात आ रहे हैं, ज़ीरो टॉलरेंस है इस किस्म के किसी भी मार्च की, क्योंकि ये कोई आइन इजाजत नहीं देता, कोई जमहूरियत इजाजत नहीं देती, कोई इजहार राय इजाजत नहीं देती कि आप मुल्क के अंदर ये मैसेज देकर एहतजाज करने आए। किस बात का एहतजाज, किस चीज का एहतजाज? 4 साल हुकूमत में नहीं रहे, वोट के जरिए आपको पार्लियामान ने मुस्तरद किया, एहतजाज किस बात का कर रहे हैं? और जो इलेक्शन मांग रहे हैं तो इलेक्शन करा देते। किसने आपको मना किया था जब आप वजीर आजम थे? असेंबली तहलील करते, अगले दिन इलेक्शन की डेट देते और इलेक्शन करा देते। लेकिन इस वक्त एक हारा हुआ शख्स, एक नाकाम शख्स, एक ऐसा शख्स जो मुल्क के अंदर फसाद चाहता है, जो खुद मुल्क के अंदर अदम बर्दाश्त और इनटॉलरेंस के बीज बो कर गया है, वो शख्स जो मुल्क के अंदर खूनी मार्च का पैगाम और अनारकी और अफरा तफरी का पैगाम दे रहा है, उसकी कोई भी धमकी और गीदड़ भपकी किसी न किसी तरह भी कबूल नहीं, और पाकिस्तान की आवाम इनकी हकीकत जानती है। मैडम, मार्च का एक छोटा सा सवाल के इंपोर्टेड अशिया पर बैन कर दिया गया है, क्या ये फौरी इतलाक होगा या जो ऑर्डर हो चुके हैं वो आ सकेंगे मुल्क में? और दूसरा ये बताइए कि गंदम के हवाले से हुकूमतें जो है वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर सकी और रशिया से भी जो 30% कम पे गंदम ली जा रही है वो भी हुकूमत नहीं ले रही, तो किस तरह से गंदम के बहरान पर काबू पाया जाएगा? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है। एक तो जो LC खुल गई है, जो पेमेंट हो गई है, वो डॉलर तो चला गया है, वो तो आपकी पेमेंट्स भी हो गई हैं, तो वो मौजूद है इस वक्त, और वो सामान। उसके अलावा आज की तारीख जब ये फेडरल गवर्नमेंट ने समरी के तहत काबीना के अप्रूवल के साथ ये फैसला किया है, तो आज के बाद कोई ऑर्डर या कोई चीज़ जो है वो पाकिस्तान में इम्पोर्टेड नहीं आएगी। दूसरा आपने सवाल किया गंदम के, बहुत आपने अच्छी बात की। वजीर आजम ने परसों भी मीटिंग ली है और एक प्रोक्योरमेंट के अहदाफ दिए थे सूबों को, जिसमें कमी है प्रोक्योरमेंट के अंदर, लेकिन उसकी एक पूरी जो पॉलिसी है वो इस वक्त तक वज़ा कर दी गई है। और ये भी देखा